प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योति व पुलिस ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं नरेश कुमार शर्मा कई दिनों से कक्षा 9 विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षाएं आप सभी विद्यार्थियों को उपलब्ध करा रहा हूं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे इस चैनल को सभी विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और यदि नहीं किया है तो अब सबसे पहले सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट है तो इसे क्लियर करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भेजें। मैं आपके उस डाउट को अगले वीडियो में क्लियर करूँगा। कल मैंने आपको कोलाइड की विशेषताएं बताया था, विलयन, निलंबन और कोलाइड के बीच में जो भी डिफरेंस था उसको मैंने आपको क्लियर किया था। कोलाइड के सामान्य उदाहरणों में मैंने आपको कुछ एक उदाहरण बताए थे, और अगर आप चाहो तो मैं कोलाइड के कुछ एक उदाहरणों में अभी भी आपको और उदाहरण दिखा सकता हूँ। उसके पश्चात आपके प्रश्न आ जाएंगे। उदाहरण के जो समांगी विषमांगी का प्रश्न मैं आपको शायद कल ही बता दिया है। निलंबन, विलयन और कोलाइड ये भी मैंने आपको कल बता दिया है। मात्र आपका एक प्रश्न रह गया। आपको वो प्रश्न है कि भाई एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 30 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में अगर 293 केल्विन ताप पर घोला जाता है, इस तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त करना हमारा प्रश्न है। तो देखिए, इसमें अपना वही हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड का जो विलयन है 36 ग्राम हमको दे रखा है। इसमें प्रश्न के अनुसार 36 ग्राम हमको दे रखा है, और जो जल है जिसमें उसको बोल रहे हैं उसका द्रव्यमान हमको दे रखा है 100 ग्राम इसमें दे दिया। टेम्परेचर हमको दे रखा है कि भाई 293 केल्विन तापमान है। तो हम क्या निकाल देंगे, इसका विलयन का द्रव्यमान निकाल देंगे, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और फिर विलायक का द्रव्यमान, दोनों लिख करके उसको हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो सबसे पहले तो आप कोलाइड के उदाहरण लिख सकते हैं। कोलाइड के उदाहरण, कोलाइड के उदाहरण में पहला उदाहरण है कि द्रव प्लस गैस। इसका उदाहरण एरोसोल, कोहरा, बादल, कुआसा होगा। तो सबसे पहले द्रव प्लस गैस, द्रव प्लस गैस दोनों को मिलाया तो एरोसोल बना। इसके प्रभाव के फलस्वरूप क्या हुआ, इसके प्रभाव के फलस्वरूप हमारे सामने कोहरा, बादल, कुआसा। अपने यहां तो नहीं पड़ता कुआसा, लेकिन ये जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, ऐसे स्थानों पर कुआसा बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो कोहरा, बादल, अपने यहाँ कोहरा आता है, कुहासा नहीं आता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा, ठोस को गैस को यदि आपस में मिलाते हैं तो धुआं बनता है। जैसे ठोस प्लस गैस को दोनों को अगर आपस में मिला दिया तो कोई एरोसोल प्रकृति रहती है, परंतु जैसे आप देखो धुआं होता है तो वो वायु में मिल जाता है। गैस तो वायु हो गई, ठोस धुआं हो गया। ये किसका उदाहरण हो गया आपका, ठोस और गैस का एक अच्छा उदाहरण हो गया। इसी के साथ गैस और द्रव का उदाहरण लेंगे, फोम जैसे शेविंग क्रीम आदि। गैस और द्रव दोनों का आपस में मिला दो, क्या बना, फोम बना जैसे शेविंग क्रीम। इससे नेक्स्ट में आप यदि देखें तो मैं आपको बता सकता हूं कि भाई द्रव और द्रव दोनों आपस में अगर मिला दिया तो इमल्सन बन जाएगा, जैसे दूध और केश क्रीम आदि। इमल्सन का क्या उदाहरण हो गया कि आपने द्रव और द्रव को आपस में मिला दिया है।
और इमल्सन के होते ही यहाँ पर हमारा आ जाएगा दूध और केस क्रीम आदि, ये हमारे जो मुँह पे लगाई जाती है। दूध, केस क्रीम, इसके उदाहरण हो। नेक्स्ट पर आप चले जाइए कि जैसे ठोस और द्रव मिल गया तो वही एरोसोल पड़ेगा, सोडा वाटर कीचड़ आदि हो सकते हैं, ठोस और द्रव का उदाहरण है। नेक्स्ट उदाहरण में आप लिख लीजिए, जैसे आपने दो ठोसों को आपस में मिला दिया तो फोम बन जाता है। क्या कर दिया आपने, दो ठोसों को एक साथ मिला दिया तो ठोस ठोस मिल करके और क्या नाम से रंगीन पत्थर, दूधिया पत्थर, कांच आदि भी बन जाते हैं, है ना। तो आप लिख सकते हैं कि भाई गैस और ठोस को मिलाओगे तो फोम बन जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण में आप लिख लें कि द्रव और ठोस आपस में मिलेगा तो चाहे पनीर, जेली आदि, मक्खन, द्रव को ठोस को मिलाओ। पनीर, जैल, मक्खन, क्या क्या बन गया इसमें, जैल जिस तरह पनीर, मक्खन आदि बन गए। और ठोस ठोस को ठोस सोल हो जाएगा, रंगीन या रतन, दूध या पत्थर आदि। रत्न, दूध या पत्थर, ये दो ठोसों के आपस में मिलने से होता है रतन, दूध या पत्थर। और रंगीन चीज़ें इससे ही बनती हैं, रंगीन जो रत्न होते हैं। मैं इसको चलो रंगीन को नहीं लगा देता हूँ, रंगीन रत्न, दूध या पत्थर आदि इससे बन जाता है। और दो ठोस आपस में मिल करके क्या बना देते हैं, ठोस सोल का निर्माण करते हैं। इसका यहाँ लिखते हैं ठोस सोल। ये आपके क्लोराइड के उदाहरण आ गए, ये आपके क्या उदाहरण आ गए हैं, क्लोराइड के उदाहरण आ गए हैं। अब देखिए इसके पश्चात मैं आपको आपका एक जो क्वेश्चन है उसको हल करवा देता हूँ कि एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए, चाहो तो आप प्रश्न को लिख लें कि एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए लिख लिया आपने। क्वेश्चन है आपका, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए क्या करेंगे हम कि भाई एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड का सूत्र होगा NaCl। एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में
क्लोराइड को 100 ग्राम जल में क्या करते हैं भाई, 293 केल्विन तापमान जोड़ा जाता है। जल का सूत्र है इसको 293 केल्विन तापमान पर घोला जाता है। कितने तापमान पर घोला जाता है? 293 केल्विन तापमान पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता ज्ञात करें। देखिए, सबसे पहले अपन लिख लेंगे कि भाई सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान कितना है। हल करो इसको। देखिए सोडियम जो विलेय है बराबर 36 ग्राम है। उसी प्रकार से विलायक यानी जल का द्रव्यमान जल यहाँ पर एक विलायक बराबर 100 ग्राम। 100 ग्राम इसको लिखिए। तापमान को आप चाहो तो लिख दो, चाहो तो मत लिखो, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ तो है। अब आपको विलेय का द्रव्यमान निकालना है तो दोनों को जोड़ देंगे। विलेय को द्रव्यमान निकालना है तो यहाँ लिख देंगे हम विलेय का द्रव्यमान बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान कितना आपके सामने दे रखा है 36 ग्राम प्लस विलायक का द्रव्यमान आपके सामने दे रखा है 100 ग्राम। दोनों का टोटल इक्वल हो गया 136 ग्राम। अब इसकी सांद्रता ज्ञात करिए। अब सांद्रता ज्ञात करने का सूत्र क्या है कि विलेय की सांद्रता बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान है 200। यानी विलेय की सांद्रता बराबर विलेय पदार्थ का क्या लिखेंगे? विलेय पदार्थ का बटे। अब देखो ये विलायक विलेय आ गया हमारा, विलायक और विलेय दोनों मिलकर के क्या आ गया? अगर सब में विलेय आ गया तो विलेय का द्रव्यमान लिखिए। इन दोनों को ले लिया ना तो हमारे सामने विलेय का द्रव्यमान आ गया। दोनों 100 कर देंगे, मान रख दिया हमने तो ये तो हो गया 36 बटे 100 गुणा 100। विलेय का द्रव्यमान 136, दोनों को मिला करके 100 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, कर लेंगे भाई 3600 में 136 का भाग दे, 3600 में 136 का भाग दे तो हमारे सामने संख्या जाएगी। चाहो तो काट लो इसको। देखिए 18 गुना 36 2 से काट देंगे और 68 हो गए। और काट दीजिए 9 34
दीजिए। 50 17। अब मेरे हिसाब से नहीं कटेगा। 450 बटे दोनों को गुणा करके 17 हो गया। 17 का भाग दे दो 450 में। मेरे हिसाब से लगभग 26.47% आधा है। कितना आता है? लगभग 26.47% उत्तर आ रहा है। ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया है। आप इसे बता सकते हैं। देखिए भी आगे मिटा दो इसे। उतार लिया होगा आपने, शायद नहीं उतारा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको इससे आगे बताता हूँ। जैसे आपको कोलॉइड की परिक्षिप्त प्रावस्था के बारे में, कोलॉइड के गुणधर्म तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कोलॉइड की परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है। देखिए आपकी किताब के अनुसार परिक्षिप्त प्रावस्था मिश्रण के घटकों का पृथक्करण कैसे करते हैं कि किस प्रकार से हमने मिश्रण को अलग किया। रंग वाले घटक डाई जैसे नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक किया, और दूध से क्रीम को कैसे पृथक्करण करते हैं, केंद्रण विधि वगैरह। तेल के बारे में मैं आपको बताऊँगा। दही से मक्खन कैसे पृथक किया जाता है, पहले इसमें मिला जाता है। देखिए नया पॉइंट है हमारा कि परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है। परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है इसके बारे में देखिए। कोलॉइड जो विलयन होता है ना, उसका निर्माण परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम द्वारा ही होता है। विलेय पदार्थ की तरह का घटक तो परिक्षिप्त कण जो कोलॉइड रूप में रहता है परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाता है। परिक्षेपण का मतलब क्या होता है? जिस घटक में परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहती है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। तो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों के बारे में आप लिख लें। फिर उसके बाद में मिश्रणों के घटकों का पृथक्करण आपके सामने आता चला जाएगा। दूध से किस तरह से क्या नाम से क्रीम को अलग किया जाता है, ये दो अघुलनशील द्रव मिश्रण को कैसे पृथक करते हैं, क्या काली शाही को डाई एक रंग है, इन चीज़ों के बारे में अब हम प्रश्न करते चले जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपका आ जाएगा, लिखिए परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था में आप लिख लीजिए कि कोलॉइड जो इसके बारे में आपको कल ही बता चुका हूँ। कोलॉइड विलयन का निर्माण परिक्षिप्त प्रावस्था
कोलॉइड मीडियम का निर्माण परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम द्वारा होता है। और परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के द्वारा होता है। ठीक है। विलेय पदार्थ की तरह का जो घटक है, विलेय पदार्थ की तरह का जो घटक होता है उसे हम क्या कहेंगे? परिक्षेपण कहेंगे। क्या कहते हैं उसको? परिक्षेपित कण। विलेय पदार्थ की तरह का जो घटक होता है यानी परिक्षेपित कण, ये क्या करता है? ये कौन सी अवस्था में रहता है? जो कोलॉइड रूप में रहता है, परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाता है। जो कोलॉइड रूप में रहता है, परिक्षिप्त प्रावस्था क्या कहते हैं? इसको हम परिक्षेपण प्रावस्था के नाम से जानते हैं। और परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? दूसरा इसमें लिख लो। देखिए परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम के लिए आप लिख दोगे कि जिस घटक में परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहती है, जिस घटक में परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहती है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। उसे ये आपका प्रश्न हो गया। अब आपके सामने नेक्स्ट आ रहा है कि रंग वाले घटक जैसे डाई होता है, नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं? लंबा चौड़ा पूरा पॉइंट है, आप इसे लिख लें। एक आपसे क्वेश्चन किया जा सकता था कि भाई टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? यहीं पर चलो इसको भी लिख लो आप, टिंडल प्रभाव को। अगर ये आपने लिख लिया हो तो टिंडल प्रभाव लिख लें, क्योंकि कई बार इसे पूछ लेते हैं। टिंडल नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, है ना? तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। हाँ भाई देखिए, लिख लो आप, टिंडल प्रभाव कि कोलॉइड कणों के द्वारा प्रकाश किरणों का कोलॉइड कणों द्वारा
प्रकाश किरणों का कोलाइड प्रकाश किरणों को क्या करता है? फैला देता है। क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। ये टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसीलिए इसको टिंडल के प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। अब आप नेक्स्ट पॉइंट लिख लें, इसे मैं आपको बता देता हूँ। आपने इसके लिए शॉर्ट ले लिया या तो फिर ये मैं इसमें डाल देता हूँ। देखिए नेक्स्ट चीज लिख लो आप कि रंग वाले घटक डाई रंग वाले घटक डाई जैसे नीले अथवा काले रंग की स्याही को नीले अथवा काले रंग की जो स्याही है उसको हम कैसे पृथक कर सकते हैं? इसके लिए लिखते हैं सबसे पहले जैसे हम आधा बीकर जल ले लिया और उसके मुंह पर वाच गिलास रख दिया, कुछ बूंद स्याही वाच गिलास में डाल दी। स्याही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं करके हमने क्या किया, बीकर को गर्म करेंगे। वाच गिलास से हम क्या देख रहे हैं, वाष्पीकरण की क्रिया हो रही है, पानी सारा का सारा क्या हो गया, वाष्प बन करके हो गया है। और वाच गिलास में कुछ जो शेष बच गया अवशेष वो क्या है, डाई जैसा बना गया। ऐसे सिद्ध होता है कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। निष्कर्ष निकला कि विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण विधि के द्वारा भी हम पृथक कर सकते हैं। तो लिख लेंगे कि आधा बीकर जल लेकर उसके मुंह पर वाच गिलास रख देते हैं, आधा बीकर जल लेकर उसके ऊपर वाच गिलास अब वाच गिलास रखने के पश्चात क्या हो गया कि कुछ बूंद स्याही वाच गिलास में डाल देते हैं। स्याही की कुछ बूंदें अपने वाच गिलास में रख दी,
अब क्या कर रहे हैं, स्याही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं कर रहे हैं, बीकर को गर्म कर रहे हैं। स्याही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म न करके बीकर की क्या देखते हैं कि वाच ग्लास में तथा शेष पदार्थ वाच ग्लास में रह जाता है। शेष पदार्थ कहाँ रह गया, वाच ग्लास में शेष रह गया। इससे सिद्ध होता है कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। हाँ भाई आगे नीचे चाहो तो डिस्कस करूँ कि विलय से विलय पदार्थ को वाष्पीकरण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। हो गया कंप्लीट। हाँ भाई नेक्स्ट पे आ जाओ आप मिश्रण के घटकों का पृथक्करण पॉइंट ऑफ व्यू है। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। हाँ भैया अब मैं आपको मिश्रण के घटकों का पृथक्करण के बारे में बता रहा हूँ। देखिए कि किस प्रकार से हम मिश्रण के घटकों से पृथक्करण कर सकते हैं। हमारे चारों तरफ जो बहुत सारे पदार्थ उपस्थित हैं ये सब हमें मिश्रण के रूप में दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? मिश्रण के रूप में हमको दिखाई देते हैं। ऐसे मिश्रणों में हम ये देखते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ या अवयव जो होते हैं मिले होते हैं। अनेक प्रयोजन हेतु हम इन मिश्रणों को इनके अवयवों से क्या करने की भी जरूरत पड़ जाती है, अलग करने की जरूरत पड़ जाती है। पृथक करने से क्या होता है, मिश्रण का जो प्रत्येक अवयव है उसके बारे में हमको पूरी जानकारी मिल जाती है, उसे प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। भौतिक प्रक्रिया के द्वारा मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करने के लिए हम जैसे वाष्पीकरण, निस्संदन, आसवन, ऊर्ध्वपातन,
अपकेंद्रीकरण, द्रवीकरण, वर्ण लेखन, प्रभावी आसवन और क्रिस्टलीकरण आदि बहुत सारी विधियों का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा भी हम मिश्रण के अवयवों को पृथक करने में 3 विधियां प्रयुक्त होती हैं, जैसे 2 ठोसों के मिश्रण को पृथक करना, 1 ठोस और 1 द्रव के मिश्रण को पृथक करना, या फिर 2 द्रवों के मिश्रणों का पृथक्करण करना। इस तरह की बहुत सारी बातें हमारे सामने आती हैं। जैसे मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि जैसे दूध से क्रीम को कैसे पृथक किया जाता है, दूध से क्रीम को पृथक करना, जैसे इसको करने के लिए आपको अपकेंद्रण विधि का प्रयोग किया जाएगा। अपकेंद्रण विधि का प्रयोग करने से जानते होंगे आप कि किस तरह से हम दूध से बने हुए दही में अपकेंद्रण यंत्र लगा देते हैं, घुमाते हैं, तो घुमाते ही क्या हो जाएगा, उसके भारी कण हैं जो उसके पहने में चले जाएंगे, हल्के कणों को क्या कर देंगे, ऊपर आ जाएगा। जो मक्खन उसके ऊपर होता है वो हल्का होता है और तैरने लग जाता है। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे कि मिश्रण के घटकों का पॉइंट हमारा मिश्रण के घटकों का देखिए, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण करने के लिए कई विधियां काम में लेते हैं। अब वो कौन कौन से, हमको बहुत सारे पदार्थ हमारे चारों में मैं अभी बता रहा था आपको कि हमारे चारों ओर उपस्थित बहुत से पदार्थ मिश्रण के रूप में होते हैं। हमारे चारों तरफ जो भी दिखाई देने वाले पदार्थ हैं, उसमें बहुत सारे पदार्थ हैं जो इसके रूप में विद्यमान रहते हैं, मिश्रण के रूप में विद्यमान। अब इस मिश्रण से क्या करना होता है हमको कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के हुए आपस में मिलकर के मिश्रण बनाते हैं। हमें अनेक प्रयोजनों हेतु के लिए इस मिश्रण के अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता है। इससे आगे मैं आपको कल बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।